भविष्य में सबसे बड़ी चुनौती के रूप में जो समस्या हमारे सामने खड़ी होगी वो है पानी को लेकर के। वो चाहे पानी के हमारे इस्तेमाल करने को लेकर हो, हमारे पानी पीने के जो उस समय रिसोर्सेज़ होंगे, उनके जो दूषित होने या उनके खत्म होने को लेकर के हो। और ये एक तरीके से कई बार हमें सुनने को मिलता है कि अगली जंग जो होगी वो शायद पानी को लेकर के हो जाए और धीरे-धीरे हम जहाँ अपने समय में हैंडपंप से पानी निकाल के यानी नलके से पानी निकाल कर पीते थे, आज हम देख रहे हैं कि जगह-जगह पर वहाँ पर जो वो एक गाड़ी आती है जो 5-10 लीटर का एक पानी भर के लाती है प्लास्टिक की बोतल टाइप में, वो चलन शुरू हो गया है और उस स्टेज में हम पहुँच गए हैं। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, सब कारण एक ही समय पे डिस्कस नहीं किए जा सकते, लेकिन उसमें से एक कारण जो मुख्य रूप से है, वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हमारे अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, खासकर कपड़े पहनने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इस्तेमाल बड़े रूप में पूरे विश्व पे होता है, बड़े-बड़े सेटअप हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, लेकिन उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री द्वारा कितना पानी प्रदूषित किया जाता है, एक आंकड़े के अनुसार पूरे साफ वाटर का 4% वाटर जो है, पूरे साफ पानी का 4% वाटर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो दूषित कर देती है। और अगर एक रफली आंकड़े की बात करें तो लगभग एक शर्ट जो मैंने पहनी हुई है या कोई टी-शर्ट जो एक बनती है, एक कपड़ा बनाने के लिए लगभग 2500 लीटर साफ पानी का इस्तेमाल किया जाता है, उतना पानी उसको बनाने में बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? तो उसी की खोज में जब हमने ढूँढना शुरू किया, तो हमें हमारे एक्सपर्ट मिले आईआईटी कानपुर में और आईआईटी कानपुर से हमारे साथ आज प्रेरणा जी हैं, जो वहाँ के इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो प्रेरणा जी आपका बहुत स्वागत है रिसर्च कॉम के इस प्लेटफ़ॉर्म में और मैं धन्यवाद अभी पहले ही कर देता हूँ, जनरली तो लोग बाद में करते हैं प्रोग्राम के, क्योंकि आपने अपना कीमती समय निकाल करके अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आप अपने ऑफ़िस में ही बैठे हुए हैं, तो शायद प्रोग्राम की वजह से आप थोड़ा देर से वहाँ से जाएँगे, उसके लिए आपका पहले ही मैं धन्यवाद कर देता हूँ। तो इस पूरे टॉपिक को लेकर के आज जो हमारी चर्चा होगी, वो ये होगी प्रेरणा जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या रोल है इस पानी को पोल्यूटेड करने के अंदर और फिर वो पोल्यूशन का पानी कहाँ जाता है। दूसरा, उसकी जो ग्रीन सप्लाई एक चेन है, हमारे कपड़ों के इस्तेमाल करने को लेकर के, उसकी क्या संभावनाएँ हैं? क्या हमें वो कोई अल्टरनेटिव दे सकती है, जिससे हम पानी की जो अपनी वेस्टेज है, उसको कम कर सकें? तीसरा है, इस समय ग्लोबली ये चैलेंज तो सबके सामने ही है, कोई ऐसा तो नहीं है कि भारत में ही लोग इस तरीके की बल्कि यूरोप में अगर देखा जाए तो उनका ज़्यादा इस्तेमाल करने को लेकर के ट्रेंड है कपड़ों को, तो वो कैसे इस चुनौती से जूझ रहे हैं, उसी के साथ-साथ इसके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं और अगर ऐसे कोई ऑप्शन अभी एक्जिस्टेंस में हैं या प्रयास किए गए हैं एक्सपेरिमेंटल के तौर पे, तो उनका क्या प्रभाव रहा है? तो प्रेरणा जी आपका बहुत-बहुत फिर से स्वागत है। Thank you, Ajay ji, and I would like to congratulate you for starting this program. अपने आप में ही ये बड़ी बात है कि आपने इस तरीके का कोई प्रोग्राम करने की सोची जिसमें बहुत सारे मैंने आपके कुछ एपिसोड्स देखे भी हैं जिसमें आपने इधर-उधर से बहुत सारे रिसर्चर्स को इनवाइट किया है अपनी रिसर्च बताने के जो आपने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है लोगों के लिए जिसमें वो एक प्लेटफॉर्म देते हैं आप जिस पे लोग आकर के अपनी रिसर्च के बारे में बता पाएँ, डिस्कस कर पाएँ और दैट टू इट वुड बी लाइक मोर इन एन इनफॉर्मल वे तो वो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस एंड फॉर स्टार्टिंग अ प्रोग्राम लाइक दिस एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू do great things with your such research.com program. थैंक बाकी यू। जैसा कि आपने बताया प्रेरणा टेक्सटाइल्स जी के बारे में जी, हम चर्चा को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप पहले गेस्ट हैं हमारे इस प्रोग्राम में जो आईआईटी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, तो उस तरीके से मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से आपने अपना समय देने के लिए हमें यहाँ पर आप राज़ी हुए हैं। तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है और वी आर नॉट हम यहाँ पर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं डिस्कस कर रहे कि लोग कपड़े का इस्तेमाल ही बंद कर दें, पहनना कम कर दें, ऐसा पुराने कपड़े पहने, वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि एट प्रेजेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या रोल है वाटर पोल्यूशन के अंदर, उसके बारे में आप एक बार थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री एनीवे प्लेज अ वेरी प्रोमिनेंट पार्ट इन वाटर पोल्यूशन अगर जो अभी आपने स्टैटिस्टिक्स भी बताए यू आल्सो सेड अगर हम ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ग्लोबली
अराउंड 20% जो क्लीन वाटर पॉल्यूशन है, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और अगर हम ग्लोबली जो लैंडफिल स्पेस का जो वेस्ट होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से, दैट इज अराउंड 7%। सो यू कैन अंडरस्टैंड द क्रिटिकलिटी ऑफ दिस। और अगर आप ये जानना चाहें कि किस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस तरीके के वेस्ट में कंट्रीब्यूट करती है, सो बेसिकली टेक्सटाइल प्रोडक्शन प्रोसेसेस में बहुत सारे दूसरे दूसरे तरीके के प्रोसेस होते हैं, जैसे क्लीनिंग, डाइंग, कुछ और नए प्रिंट्स उसमें ऐड करना, फिनिशिंग करना, जो भी आपको टेक्सटाइल फाइनल प्रोडक्ट चाहिए उसकी। तो इन सब में बहुत ही ज़्यादा, आई मीन इट जस्ट यूजेस सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ वाटर। और उस वाटर के साथ साथ जो केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं उसकी वजह से वो जो वाटर है वो पॉल्यूटेड भी हो जाता है। then it needs to be properly treated before ejecting out in different water sources। और अगर ये प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि फिर जो हमारे एग्जिस्टिंग वाटर सोर्सेज हैं वो किस तरीके से अफेक्टेड होंगे। सो दिस इज द रोल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं सिर्फ वाटर की भी बात ना करूं, इट इज़ ऑल्सो वेरी एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस। तो इसमें एनर्जी भी बहुत लगती है, वाटर भी बहुत यूसेज होता है। So I guess इस तरीके से textile industry in itself, it just contributes to a lot of wastage globally। Globally जो आपका percentage है, that is 20%, you can imagine। And of course जैसे कि कहा जाता है जी, ours is a blue planet, है ना, कि Yes. पानी बहुत है, सीमित है अपना, मतलब वाटर प्लैनेट ही कहा जाता है। बट अगर हम बात करें कि क्लीन जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके सोर्सेज की, सो वो जिस तरीके का अभी डिप्लीशन हो रहा है उसमें, दैट इज नोवेयर नियर पॉजिटिव। तो ये चीजें काफी एक तरीके से खतरनाक भी हैं। और आई गेस अब अभी अगर हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, देन आई डोंट थिंक सो। इट इज नाउ द सिचुएशन ऑफ इट्स नाउ एंड नेवर। सो वी नीड टू रियली थिंक अबाउट कि हम ये वाटर पॉल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं। एंड टेक्सटाइल इज नॉट द ओनली इंडस्ट्री, बट ऑफ कोर्स अभी हम टेक्सटाइल्स पे ज्यादा बात करेंगे। तो दिस इज बिल्कुल। तो इसका मतलब कि दो तरीके से टेक्सटाइल में पानी का वेस्टेज है। एक तो अगर कोई कपड़ा जो बनाने में तब जो वाटर यूज हुआ, दूसरा जब उस वाटर को बाहर छोड़ा जा रहा है तो वो जाकर के हमारे नदियां, तालाब और जहां बड़े बड़े हमारे जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसके माध्यम से वो उस पानी को भी प्रदूषित कर दे रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अब बिना किसी देरी के, क्योंकि आपका जो रिसर्च का टॉपिक है और आपका एक रिसर्च पेपर पब्लिश भी है जिसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर इनवाइट किया गया, वो ग्रीन सप्लाई चेन, जिसके बारे में आपसे मेरी ऑफलाइन में डिस्कशन हुई और जो पेपर में भी लिखा हुआ है। तो उसके बारे में आपसे मैं भी जानना चाहूंगा और जो लोग हमारे सुन रहे हैं वो भी जरूर इसके इच्छा रखेंगे कि वो ऐसा कौन सा मेथोडोलॉजी है, ऐसा कौन सा सिस्टम है, ऐसी कौन सी चेन है जिससे हम इसको बिल्कुल खत्म करना तो पॉसिबल नहीं है, ये हम सब लोग मानते हैं, लेकिन इसको कम कैसे किया जा सकता है उसके बारे में आप बिंदुवार विस्तार में अगर एक बार बता दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, अगर हम सबसे पहले तो ये समझे कि सप्लाई चेन क्या है। ऑफ कोर्स कोई एक प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई एक टी शर्ट भी हो सकती है। अगर हम टी शर्ट का ही एग्जांपल लेके चलें तो आई गेस हम एक टी शर्ट कहीं से खरीद के लाते हैं। वो टी शर्ट जिनसे हमने खरीदी उनके पास कैसे आई और किस तरीके से उसका प्रोडक्शन हुआ, क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ी, तो ये एक तरीके से पूरी चेन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक टी शर्ट बनानी है और फिर उसको आपको सेल करना है किसी मार्केट में, तो आई गेस सबसे पहले आप क्या सोचेंगे? सबसे पहले आप सोचेंगे कि कैसे मैं उस टी शर्ट को बनाने का रॉ मटेरियल इकट्ठा करूँगा। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं बहुत ही सिंपल सेंस में इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम शुरुआत हम अजय जी शुरुआत करेंगे रॉ मटेरियल से। उस रॉ मटेरियल के लिए भी हमें ढूँढना पड़ेगा हम किस सप्लायर को ढूँढे जो हमें वो रॉ मटेरियल जो हमें चाहिए अपनी टी शर्ट बनाने के लिए, वो मिलेगा। तो ये एक तरीके से सप्लायर सर्च से स्टार्ट होगा और उसके बाद फिर सप्लायर के थ्रू ये डिफरेंट जो मेंबर्स हैं सप्लाई चेन के, उनके थ्रू होते हुए जो एंड चीज़ है, जो एंड यूजर है, वो कस्टमर है, वो हम लोग होते हैं। तो ये हम तक आता है। तो एक तरीके की पूरी चेन है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सप्लाई चेन, जिसमें बहुत तरीके के फ्लोज हैं। ऑफ कोर्स कैश फ्लोज होंगे कि मैंने अपने से ऊपर वाले जो मेंबर है उसको कुछ पैसे दिए, उसने उससे ऊपर वाले को दिए। सो दीज आर लाइक द कैश फ्लोज इन द सप्लाई चेन। एंड देन मटेरियल फ्लोज आल्सो हैपेंस। सो ऑफ कोर्स जो कैश फ्लोज है वो डाउनस्ट्रीम मेंबर से अपस्ट्रीम मेंबर को जाएगा, जो कि आपके मटेरियल फ्लो है वो अपस्ट्रीम मेंबर से डाउनस्ट्रीम मेंबर पे जाएगा, विच मीन्स कि सप्लायर ने हमें रॉ मटेरियल दिया। अब उस रॉ मटेरियल को अगर हम मैन्युफैक्चरर के पास तक पहुंचाते हैं तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से या ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस की हेल्प से वहां तक आया, वहां पे उसका प्रॉपर प्रोडक्शन होगा,
हो सकता है उसको एक शेप देंगे, फॉर्म देंगे, फिर डिजाइन डिपार्टमेंट में जाएगा, कुछ और डिजाइनिंग होगी, प्रिंटिंग होगी, व्हाटएवर. So this way it keeps on moving from one member of the supply chain to the other member. मैन्युफैक्चरर के बाद भी होलसेलर के पास जा सकता है, रिटेलर के पास जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ बिजनेस वी आर डीलिंग विद. और फिर हो सकता है हम किसी रिटेलर से या किसी शॉप ओनर से जाके उसे खरीदेंगे. तो ऑल दीज पीपल आर पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन. इवन वी एज अ कस्टमर, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन. अब इसी सप्लाई चेन को जब हम बोलते हैं कि ग्रीन सप्लाई चेन पे हमें बात करनी चाहिए, और आजकल आपको तो पता ही है कि गवर्नमेंट के कितने इनिशिएटिव्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ, सस्टेनेबिलिटी इनकरेज करने की तरफ. सो जब हम ग्रीन सप्लाई चेन्स की बात करते हैं, सो दिस एक्चुअली मीन्स कि जो भी हमारे कन्वेंशनल प्रोसेसेस हैं, दे शुड टेक कंसिडरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट. इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इसको समझने का यही तरीका है कि हम जो भी प्रोसेस करें, कोई भी चीज करें अपनी पूरी चेन में, इट शुड नॉट हैम्पर द एनवायरनमेंट एंड द पीपल लिविंग ऑफ कोर्स इन दिस प्लैनेट. सो ये 3 पैराडाइम्स वाला मॉडल जो है, जिसे हम कहते हैं पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट, और अगर उसको फॉर्मल भाषा में बात करें, सो इट्स योर एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स एंड देन द सोसाइटल एस्पेक्ट्स. सो ग्रीन सप्लाई चेन इन तीनों एस्पेक्ट्स की बात करता है, एंड इट इंटीग्रेट्स द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स इनटू आवर एंटायर चेन, इनटू आवर कन्वेंशनल प्रोसेस. सो ये हमारा ग्रीन सप्लाई चेन है. यस, आपका तो ये ग्रीन सप्लाई चेन नहीं बिल्कुल, ये ग्रीन सप्लाई चेन आपने एक बता दिया कि इसमें बेसिकली हम जो हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उसको ध्यान में रख करके चल रहे हैं. अब इसमें अगर सपोज करिए ये मॉडल लागू होता है, जब हम इसको लागू करने जाते हैं, तो आपने बताया था कि कैसे एक जो कपड़ा मैंने इस्तेमाल किया, फॉर एग्जाम्पल दिस शर्ट मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अब मुझे लगा कि अब ये मेरे काम की नहीं है या मुझे बदलना है, तो कैसे सेम प्रोसेस से ये शर्ट वापस मैन्युफैक्चरर के पास या वो कपड़ा वापस मैन्युफैक्चरर के पास जा सकता है. और क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने इसको पहले बनाया था, तो मैन्युफैक्चरर नो इसके कैसे इसको इस्तेमाल करके दोबारा इससे वो कपड़ा लेस रिसोर्सेज के साथ वो जनरेट कर सकता है दोबारा पहनने के लिए, अलग अलग डिजाइन या किसी भी रूप में. वो आप थोड़ा एक बार बता दीजिए. सो एक अजय जी शायद मैंने मिस कर दिया कि आपने और भी चीज पूछी थी कि हाउ दीज ग्रीन सप्लाई चेन्स कैन बी अ वे टू रिड्यूस द वाटर पॉल्यूशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेसिकली. तो मैंने सप्लाई चेन बताया, ग्रीन सप्लाई चेन बताया. नाउ हाउ इट कैन बी a solution for reducing the water pollution in the textile industry. So of course बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. जब हम बोल रहे हैं कि हम एनवायरनमेंट के बारे में ज्यादा सोचेंगे, अपने कन्वेंशनल प्रोसेसेस को मॉडिफाई करेंगे इस तरीके से कि वो किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को मतलब अफेक्ट ना करें, एटलीस्ट नेगेटिवली अफेक्ट ना करें. तो सबसे पहले तो जरूरत है कि हम लाइफ साइकिल असेसमेंट करें. जो भी प्रोडक्ट है हमारा, इवन इफ इट इज अ टी शर्ट, तो हमें पता होना चाहिए वो किस मटेरियल से बनी है, उसमें क्या क्या चीजें. सपोज किसी टी शर्ट में बटन्स भी होते हैं, कौन सा फैब्रिक है. सो लाइफ साइकिल असेसमेंट उसका क्या है, विच मीन्स एक बार अगर वो चीज खराब हो गई, जैसा कि अभी आपने पूछा, तो उसके बाद कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास उसको वापस वैल्यू चेन में लाने के. दिस एक्चुअली मीन्स कि हमारे पास 2 तरीके के मटेरियल ऑफ कोर्स हो सकते हैं. एक जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, किसी तरीके से अपनी वापस से चेन में वापस ला सकते हैं, और एक होता है जिसको कि हम नहीं भी कर सकते. सो वी नीड टू बी माइंडफुल अबाउट दिस कि हम किस तरीके का प्रोडक्ट या मटेरियल किस तरीके का यूज कर रहे हैं उसमें, वेदर उसको हम रिसाइकिल कर भी सकते हैं या नहीं एट अ लेटर स्टेज. सो दिस काइंड ऑफ अ लाइफ साइकिल असेसमेंट इज इम्पोर्टेंट. देन अगर ऑफ कोर्स अगर हम ग्रीन सप्लाई चेन की बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, सो देन जैसा कि मैंने बताया कि जो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं. फॉर इंस्टेंस अगर हम एग्जांपल लें सप्लायर सिलेक्शन का, कि हमें एक सप्लायर तो चाहिए होगा अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो, तो ऑफ कोर्स दिस सस्टेनेबल सोर्सिंग काइंड ऑफ अ टर्म which is quite prevalent among the researchers. तो this actually means कि जिस भी सप्लायर को हम सेलेक्ट करेंगे अपने मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, सो ही शुड फॉलो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, विच मीन्स कि जो भी वो मटेरियल हमें देगा या जिस भी तरीके से वो अपने ऑपरेशंस करता है, सो दीज आर गोइंग टू बी सस्टेनेबल. इट शुड नॉट बी लाइक कि उसने बहुत सारा वेस्टेज कर रखा हो और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज यूज कर रखे हों. और बेसिकली अगर हम पूछें कि आज के टाइम में सस्टेनेबिलिटी क्या है, तो कई लोगों को वो भी नहीं पता होता. ग्रीन और सस्टेनेबल होने में क्या फर्क है, वो भी एक तरीके से अलग हो जाता है कुछ इन सम सेंस, राइट. सो चलिए मेरा डिस्कशन थोड़ा अलग जा रहा है. आपका क्वेश्चन था कि किस तरीके ये जो आपने अच्छा एक पॉइंट छेड़ा, आप इससे आगे बढ़े. मैं थोड़ा सा टोकना चाहूंगा, ये ग्रीन वाला और सस्टेनेबल वाला, इसको अगर आप थोड़ा डिफरेंशिएट कर दें तो ये भी बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि ये भी हम थोड़ा समझ पाएंगे उसको ज्यादा.
जी, सो बेसिकली ग्रीन और सस्टेनेबल, सी देयर इज़ अ फाइन लाइन, इट्स नॉट लाइक कि बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसको कि हम बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ेंगे, बोथ द थिंग्स गोज़ हैंड इन हैंड। अगर हम ग्रीन करने की बात करें, तो जैसा मैंने बोला कि जो हमारे कन्वेंशनल प्रोसेसेस हैं, उसमें हम एनवायरनमेंट का पर्सपेक्टिव ज़रूर जोड़ के देखेंगे, कि अगर मैं बोलती हूँ कि पहले हम जिस तरीके से वाटर यूज़ करते थे अपने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में, तो वी विल नाउ बी मोर माइंडफुल अबाउट हाउ टू यूज़ दैट वाटर। क्या हम किसी तरीके से जो भी ट्रीटमेंट है या कोई और चीज़ है जो हम छोड़ देते हैं लास्ट के लिए, क्या हम उसको सोर्स पे ही ठीक नहीं कर सकते बिफोर इजेक्टिंग इट आउट इनटू डिफरेंट सोर्सेज। तो इस तरीके की जो प्लानिंग है, दैट इज मोर अ पार्ट ऑफ ग्रीनिंग द थिंग्स, कि हम अपने प्रोसेसेस को कैसे ग्रीन बनाएं जिसमें एनवायरनमेंट के बारे में हम ज्यादा सोचें। अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म अगर समझना हो, तो इट इज बेसिकली मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। अब जी जैसे अगर मैं आपको थोड़ा एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूं, तो जैसे जो हमारे फोर फादर्स हैं, बड़े लोग हैं, वो सब अपनी वसीयत लिखते हैं अपनी अच्छी चीजें हमें दे जाने के लिए, कि ठीक है, ये हम अपने बिल्कुल। आगे की जनरेशंस को दे के जाएंगे। जी बट आप खुद सोचो, जैसे कि वाटर स्कैर्सिटी है, और जिस तरीके के प्रिडिक्शंस हैं कि बाय 2030 देयर विल बी वाटर क्राइसिस ग्लोबली, तो इस तरीके के सिनेरियो में जस्ट इमेजिन, अगर आपके पास पैसा भी है, आपको जमीन भी मिल रही है, बट पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए। सो यू कैन जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि ये जो आपके जो भी लोग मतलब जो बड़ी जनरेशन है, जो हमें जो चीजें छोड़ के जा रही हैं, वो हमारे किस काम आएंगी अगर हमारे पास क्लीन वाटर एक्सेस ही नहीं है तो। बिल्कुल। सो अगेन सस्टेनेबिलिटी टॉक्स अबाउट दिस, कि जो भी हम यूज कर रहे हैं, वी शुड इंश्योर कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसे भी वो चीजें मिले। आपने ये कई किस्से सुने होंगे जो हमारे दादा परदादा कहते होंगे, अरे ये तो हमारे जमाने की बात है, तो वो चीजें हमारे बिल्कुल। जमाने में क्यों नहीं दिखती? सो इट्स बिकॉज शायद उस टाइम पे किसी ने नहीं सोची ये चीज, कि ये शायद आगे तक पहुंचानी चाहिए। जी तो वही मेरा पॉइंट था कि ग्रीन और सस्टेनेबल का डिफरेंस। बिल्कुल। एक इसमें और एस्पेक्ट है, इस मॉडल के अंदर जो ये मॉडल है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि रिसाइकलिंग और लाइफ साइकिल कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, किसी भी जो अपना क्लॉथ है किसी का, इसमें एक है इकोनॉमिक वाला एस्पेक्ट। तो उसमें कैसे हम, मतलब क्योंकि जो कस्टमर है, मतलब एक उपभोक्ता के रूप में मैं अगर कस्टमर हूं, तो मैं अगर 2 साल किसी कपड़े को पहनने की बजाय 1 साल 1.5 साल पहन रहा हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे घर में तो जनरली वो होता है ना, हम सबके घरों में पहले पहना जाता है, फिर वो कपड़ा साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, आखिर में जाके वो पोछा बनता है। तो उस ये तरीके से एक्चुअली ये बहुत अच्छी चीज है जी। हाँ, ये भी देखिए, एक अच्छी अगर चीज है। जैसे आप देखते होंगे पुराने जमाने में, अगर कोई घर में काम भी होता था, तो जो सब्जी बच गई, जो काट के हमने छोड़ी, वो हम बाहर जाके किसी अपने जानवर को दे देते थे। बिल्कुल तो इस बिल्कुल। तरीके के, आई गेस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो रिसाइकलिंग पहले से ही थी, कि वेस्टेज जी करना ही नहीं है हमें, हर चीज का कोई भी जो प्रॉपर यूज हो सकता है वो करना है। बिल्कुल तो हम ये बिल्कुल। चीजें तो किया भी करते थे। पर अब वो चीजें बदल गई हैं, एंड नाउ दिस इज द एरा ऑफ फास्ट फैशन, जिसमें सबको डेली नए कपड़े बदलने यस का शौक है, और प्लस इतने सस्ते रेट्स पे भी मिल रहे हैं कि सबको एक्सेस भी है उस चीज के लिए, कि आप जब चाहो जितने चाहो उतनी टी शर्ट्स बदलो। और आई गेस इस वीडियो की शुरुआत में ही आपने बताया था कि एक सिंगल टी शर्ट बनाने के लिए, आई मीन क्लोज टू 3000 लीटर्स ऑफ वाटर गेट्स यस। वेस्टेड। सो जस्ट इमेजिन द क्रिटिकलिटी की, अराउंड 300 लीटर पानी, अगर हम सही फिगर्स पे जाएं तो 2500 2600 वट, इतने लीटर्स पानी एक टी शर्ट के लिए। सो यू जस्ट अंडरस्टैंड द क्रिटिकलिटी ऑफ दिस, कि वो उतना लीटर पानी किसी एक इंसान की लाइफ में, आई गेस 2-2.5 महीने का तो उसका जो पीने के पीने पानी की आवश्यकता है उसको पूरा कर देगा। बिल्कुल। और हम इस तरीके से अगर इस फास्ट फैशन को लेके आ रहे हैं, सो दिस इज एनीवे, दिस इज नॉट सस्टेनेबल। सो दैट्स तो वन थिंग। और बीच में, हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं इसी में फिर जोड़ देता हूँ वो बात अपनी जो अधूरी रह गई थी एक लाइट नोट के ऊपर, कि पहले पोछा बनना, उसको छोड़ बाद में पोछा बन जाता है तो कपड़े का, उसको छोड़ करके इस प्रोसेस के अंदर, इस फास्ट फैशन के दौर में, मैं कोई कपड़ा 3 साल इस्तेमाल करने की बजाय उसको मैं 1 साल इस्तेमाल कर रहा हूँ, वापस जहां से खरीदा था उसी के पास जाता हूँ नया कपड़ा खरीदने के लिए, लेकिन अपना पुराना कपड़ा, आजकल एक्सचेंज ऑफर चलता ना मोबाइल का, हाँ कि अपना मोबाइल ले रहे हैं, पुराना मोबाइल दे दीजिए, क्योंकि जिसने वो मोबाइल बनाया है कंपनी ने, उसको पता है कि इसका खराब मोबाइल भी मेरे किस काम आ सकता है, कौन सी चीजें निकाल लेते हैं, तो वो आपको 2-2,500 3,000 उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग डिस्काउंट दे देते हैं। तो उस तरीके से ये कैसे इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो सकता है।
तो सी सबसे पहली बात तो आजकल देयर इज दिस टर्म एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हिच मींस जिसने भी वो प्रोडक्ट बनाया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए दैट हाउ टू मेक प्रॉफिट्स, राइट। ऑफ कोर्स अगर आपने कोई चीज बनाने में 20 रुपए लगे और अगर आप उसको 30 पे या 40 पे सेल कर पा रहे हैं मार्केट में, जी तो आपको लगता है कि आपने अपना पार्ट कर दिया, यू हैव गेन्ड द प्रॉफिट एंड योर जॉब इज डन। बट दिस इज नॉट सस्टेनेबल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, दिस इज नॉट ग्रीन वेज ऑफ डूइंग थिंग्स ऑफ कोर्स। और इसमें कहीं पे भी रिसाइकलिंग की बात नहीं होती, कस्टमर के फीडबैक की बात नहीं होती कि उस प्रोडक्ट का वो क्या करें, राइट। अभी जैसे जो पुराने जमाने के लोग थे वो वैसे कपड़े यूज भी करते थे जिसका आप पोछा बना लो। क्या आजकल के कपड़ों का आप पोछा भी बना सकते हो आप? मैं खुद पूछूं अगर आपसे तो आपका क्या जवाब होगा इस चीज पे? नहीं, तो बिल्कुल नहीं, इस क्योंकि तरीके, इतना उनकी लाइफ नहीं है। राइट। और तो बेसिकली अजय जी, सो दिस टर्म एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस केम इनटू पिक्चर एंड मेनी रिसर्चर्स सेड कि ऐसा होना चाहिए जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है बिकॉज ही नोज द प्रोडक्ट इनसाइड आउट, तो उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वंस द व्हेन द प्रोडक्ट इज नॉट ऑफ एनी यूज टू द कस्टमर, तो उसके बाद वो कस्टमर उसका क्या करे। सी एज अ बिल्कुल, पर्सन, यू सिटिंग इन योर होम, आई एम सिटिंग इन माई रूम, हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्हें नहीं पता कि अगर वो खराब हो गया है कोई चीज तो उसका वो क्या करे, क्योंकि इस बारे में कोई बात नहीं करता, देयर इज नो अवेयरनेस अबाउट इट। हो सकता है कंपनीज को, आई गेस वन ऑफ द रीजंस जो इसकी वजह है वो ये भी है कि पहली बात तो कोई एक इस तरीके के सस्टेनेबल ड्राइव्स नहीं है, और दूसरी बात अगर कोई ऐसा कंपनी कर भी रही है तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसकी इनफ बिल्कुल। मार्केटिंग नहीं है कि अगर आपके पास कोई खराब टी शर्ट है तो आप हमें वापस दे सकते हैं। अगर आपको याद हो अर्लियर बिग बाजार ने एक ऐसा कुछ प्रोग्राम चलाया था बहुत पहले, अब तो बिग बाजार नहीं है, बट उन्होंने एक इस तरीके की स्कीम ओपन करी थी कि आप अपने यूज्ड जो भी क्लोथ्स हैं आप उन्हें वापस दे सकते हो, और उसके अगेंस्ट में वो आपको कुछ कूपन्स दे देंगे, कुछ डिस्काउंट दे देंगे नेक्स्ट परचेज पे। सो दिस वाज वन वे ऑफ एक्चुअली कलेक्टिंग द थिंग्स फ्रॉम द कस्टमर। अगर मैं आपको कुछ भी नहीं ऑफर करूंगी तो व्हाई विल यू टेक ऑल दिस पेन कि आप घर से निकलो, ट्रांसपोर्ट अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट वट एवर यूज करो और उनको वो टी शर्ट वापस देने जाओ। सो सम बिल्कुल, इंसेंटिव नीड्स टू बी देयर, दैट्स वन थिंग। और बाकी जो आपका क्वेश्चन था कि कैसे फिर हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं या बाकी चीजें कर सकते हैं, तो अगर आपने कोई चीज बनाई है, यू आर द मैन्युफैक्चरर और आपको वो प्रोडक्ट वापस मिलता है, सो एनी वे यू नो दैट प्रोडक्ट इनसाइड आउट, आप उसके बाद जो भी उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें आप उसको निकाल सकते हो। टेक्सटाइल्स के केस में वो बटन्स हो सकते हैं, कुछ और चीजें हो सकती हैं जिसे आप वापस से यूज कर सकते हो, एज इन द न्यू प्रोडक्ट्स ऑल्सो आप उन्हें यूज कर सकते हो। बाकी फिर टेक्सटाइल्स में देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिसाइकलिंग एंड अपसाइकलिंग। तो इस तरीके की बहुत चीजें हैं जो तभी पॉसिबल है जब वो प्रोडक्ट हम वापस भेजें वैल्यू चेन में, बिल्कुल। उसके बाद ही और आई ये गेस ये सब ऑप्शंस हैं जी। हाँ, और ये मेरे को भी लगता है कि जो अभी समय का बीच में एक ट्रेंड आया कि मोर प्रोडक्शन, मोर कंजम्पशन एंड मोर प्रोडक्शन, ये कोई बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाला ऐसे नहीं है, और इसके ज्यादा नुकसान बहुत ज्यादा हम सबको ही बहुत हुए ज्यादा। हैं देखा जाए तो, और आगे भी हो रहे हैं अभी। क्योंकि जब भी हम कोई इशू देखते हैं, और आजकल हम कहते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है ना, तो राइट। वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज के नाम से हम उसको बुलाते हैं। ग्लोबली अगर देखा जाए तो क्या ट्रेंड है ऐसे इशू को टैकल करने का, वो एक ठीक है कि आप वाटर हम उस पर बात नहीं कर रहे, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि जो वाटर छोड़ा जा रहा है आफ्टर यूजिंग इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो तो अलग एस्पेक्ट हो गया कि उस पर कोई मशीन लगा लो उसको अच्छे से, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे कि जो वाटर छोड़ा जा रहा है उसके ऊपर तो आप कोई भी अपना जो बड़ी बड़ी मशीन है करोड़ों खर्च करके उसको आप जिसको बोलते हैं जीरो हार्मफुल वाटर के रूप में बदल के छोड़ सकते हैं, खेतों में यूज कर सकते हैं या जहां भी। हम बात कर रहे हैं जो आप फ्रेश वाटर निकाल रहे हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्रेश वाटर निकाल रही है उसको इस्तेमाल कर रही है, जो पानी फ्रेश वाटर सॉरी जो फ्रेश वाटर छोड़ा जा रहा है, ये बात उसको लेकर के है। तो ग्लोबली कैसे लोग इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपका रिसर्च है, आपका पीएचडी है, और अभी आप पढ़ा भी रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे, एकेडमिक के फील्ड में है, तो बहुत सारी चीजें आपको मिलती होंगी, उसके बारे में अगर कुछ आपको कहीं पढ़ा हो या क्या ट्रेंड है। सबसे पहली बात तो आई गेस नाउ इज द एरा ऑफ एनवायरमेंटली सेवी कस्टमर्स, जिन्हें अब इस बारे में जागरूकता आ रही है कि किस तरीके से ये जो फास्ट फैशन है दिस इज नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। तो लोग खुद भी अब ऐसे ब्रांड्स की तरफ उनका झुकाव है जो कि सस्टेनेबल हैं, और एटलीस्ट जिनकी ब्रांडिंग और जो इमेज है वो सस्टेनेबल है। और जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि क्लीन वाटर और ये जो वाटर जिस तरीके से अफेक्टेड हो जाता है बिल्कुल, केमिकल्स के बाद और बाकी चीज़ों के बाद, तो ऑफ कोर्स जो भी इस तरीके का वाटर है आई गेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको जो पॉइंट सोर्स है उसका वहीं पे ही ट्रीटमेंट करें।
सी एक ऑप्शन है कि हमने अपने एंड से वाटर रिजेक्ट कर दिया एंड देन नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर पीपल टू टेक केयर ऑफ इट. Why not we are taking care of it at our ends rather than waiting for the others to take care of it. अगर हमें पता है कि हमारी ये अपनी प्रोडक्शन हाउस है और इसमें ये जो बेसिकली एरियाज हैं जहाँ पे वाटर हमारा इजेक्ट होगा जो कि एक तरीके से केमिकली मतलब ट्रीटेड नहीं है और उसको हमने ट्रीट नहीं कर रखा, तो ये गलत है एक तरीके से. यहाँ पे आप खुद जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं. सो आई गेस एक ये चीज होनी चाहिए कि जो भी वाटर आप इजेक्ट करेंगे या फिर वट एवर वाटर विच आर यू आर गोइंग टू इमेंसिपेट इन द environment that you should treat yourself. Okay, so this kind of responsibility should be there. और जो हम क्लीन वाटर की बात करें तो आई गेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज अ कस्टमर टू इंश्योर रिस्पॉन्सिबल बाइंग. ये जो इस तरीके की एक होड़ लगी हुई है कि एक के बाद एक खरीदते जाओ, ये जो वियर्ड परचेसिंग बिहेवियर, आई गेस हमें वो छोड़ना चाहिए. जो भी हम खरीद रहे हैं वी शुड बी माइंडफुल ऑफ व्हाट वी आर परचेजिंग. क्या वो सस्टेनेबल है, उसको वंस इट हैज बीन यूज्ड बाय अस क्या हम उसको वापस से अपने प्रोड्यूसर को रिटर्न कर सकते हैं, या फिर हमारा प्रोड्यूसर क्या इस तरीके की डोर स्टेप सर्विस दे सकता है जिसमें ही कैन कलेक्ट इट फ्रॉम आवर डोर स्टेप. तो आई गेस हमें ये चीजें देखने की जरूरत है. और जी, और एक जो आपने पहले बैंक बाजार बिग बाजार का नाम लिया था ना, हाँ हाँ बिग बाजार का था, ऐसा कोई और नाम भी है, किसी कंपनी ने ऐसा ट्राई किया हो मॉडल, या अभी कोई चल रहा हो अगर कोई? नहीं, ऐसे बहुत से मॉडल हैं जिनसे आप लिंक कर सकते हैं. वॉलमार्ट का नाम अगर आपने सुना हो, इट्स अ Yes. ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन. आइकिया जैसे है, इकिया फर्नीचर कंपनी एक है. और आई गेस दिस इज अ स्पेनिश बेस्ड फर्नीचर कंपनी. एंड एक और ब्रांड है आयरिश ब्रांड विच इज एक्चुअली अ फैशन रिटेलर ब्रांड, पेंटेगोनिया. सो ये सब बाहर के ब्रांड्स हैं. और कुछ नोन ब्रांड्स में जैसे यूनिलीवर है, नेस्ले है. तो ये सब अब एक तरीके से अपने सप्लाई चेन्स में ग्रीनिंग और सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आ रहे हैं. और अगर हम कुछ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एक अरविंद लिमिटेड करके कंपनी है जो विच इज आई गेस इफ यू आर अवेयर ऑफ, तो ये एक टेक्सटाइल कंपनी है, काफी पॉपुलर है. फैब इंडिया, आई एम श्योर आई गेस उसका नाम सबने सुना होगा. सत्वा. Yes. तो ये सब कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं बहुत ही रिलीजियसली. एंड आई गेस अगर आप मुझसे पूछना चाहें कि बाहर के लोग कैसे इस चीज को टैकल करते हैं या फिर इन हाउस ये चीजें इंडिया में कैसे टैकल की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीन सप्लाई चेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टेक बैक प्रोग्राम्स शुड नाउ बिकम मोर पॉपुलर. सो मतलब अजय जी, जैसा कि आप समझ सकते होंगे, कोई यूज टी शर्ट है तो आप खुद सोचिए आपको कितने ऐसे ब्रांड्स के बारे में पता है जो टेक बैक प्रोग्राम्स चलाते हैं. आई गेस बहुत कम, मे बी कोई एक या दो नाम आपको पता नहीं, होंगे. आपसे बात करने से पहले मुझे इसका पता ही नहीं था. आपसे बात हुई मेरी, तो आपका पेपर देखा, उसके बाद में मेरे लिए ये फील्ड खुला जिसके बारे में हम चर्चा कर पा रहे हैं. अदरवाइज मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं थी. तो आप खुद सोचिए कि ये कितनी एक तरीके से, आई मीन दिस इज अ मेजर चैलेंज कि अगर कोई कस्टमर भी अपने आप से कोई प्रोडक्ट रिटर्न भी करना चाहता हो तो भी उसे कोई आउटलेट नहीं पता वेयर ही शुड गो. बिल्कुल So I बिल्कुल. guess we are lagging behind in this, and I guess more such sustainable drives needs to be there जिसमें ऐसे take back programs हो या कुछ ऐसे initiatives हो जिसमें हम इस awareness को और फैलाएं कि क्यों ये. पहला प्रोग्राम इसका किया रिसर्च कॉम का, और इसका मकसद यही था कि रिसर्चर्स के साथ हम डिस्कशन करेंगे. बहुत मेहनत का काम होता है अपनी किसी भी रिसर्च को आखिरी पॉइंट तक लेके जाना, उसमें चाहे पेपर पब्लिश करना हो, न्यूज आर्टिकल लिखना हो, कोई भी ऐसा काम जो होता है. उसमें पहला प्रोग्राम हमारा था फीमेल का कंट्रीब्यूशन साइंस कम्युनिकेशन में, और एक नेशनल अवार्डी थे हमारे सीनियर, उनके साथ मैंने किया था. तो आप, वो तो साइंस कम्युनिकेशन में था. अभी आप आईआईटी कानपुर में हैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एज अ डॉक्टर प्रेरणा, आप कैसे इस चीज को देखती हैं अपने आसपास उस इंस्टीट्यूशन में? हम पूरा ओवरऑल नहीं पूछेंगे, आपके इंस्टीट्यूशन में हायर एजुकेशन के अंदर किस तरीके का आपको कंट्रीब्यूशन लगता है कि कितना अभी नंबर उतना है, अच्छा नंबर है या नहीं, कम है, बढ़ना चाहिए? वो आप अपना व्यू जरूर दीजिए. So Ajay ji, I would say, see, facts are always facts, और I guess वो जो बिल्कुल. नंबर है वो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है. I guess there is जी. always a need to हम encourage करें फीमेल रिसर्चर्स को, फीमेल जो भी है जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चाहे वो स्टडीज परसू करना चाहते हो या फिर पढ़ाना चाहते हो. आई मीन दोनों ही चीजें हैं, पढ़ना चाहते हो पढ़ाना चाहते हो, दोनों ही चीजों में देयर इज अ ह्यूज नीड टू एनकरेज देम. और अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी उठा के देखेंगे कि करंट स्टैट्स क्या कहता है, तो ऑफ कोर्स देयर इज एन इमेंस नीड कि हम
फीमेल पार्टिसिपेशन को एनकरेज करें एट एवरी सिंगल बिल्कुल। लेवल, चाहे वो और स्टूडेंट का होपफुली पर्सपेक्टिव हो चाहे बिल्कुल, बिल्कुल। होपफुली जो भी फीमेल, स्पेशली जो फीमेल आपको सुन रही हैं और आपको देख रहे हैं, तो वो दोनों तरीके से इंस्पायर होंगे रिसर्च के करियर को चुनने के लिए। और ये एक ऐसा इस तरीके का पैशन है, इट्स नॉट अ जॉब, इट्स नॉट अ जॉब जो आपका 9 से स्टार्ट होता है और 5 बजे खत्म हो जाता है। आपको उसके बाद भी जाकर के पढ़ना है, देश दुनिया में क्या हो रहा है उसका अपडेट आपके पास होना चाहिए। फर्दर आपके ऊपर जिम्मेदारी रहती है एज़ अ रिसर्चर कि आपको नई-नई रिसर्च करनी है और जो प्रॉपर प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन खोजने का प्रयास आपको लगातार करते रहना है। फेलियर इसमें कोई मैटर ही नहीं करता, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार बोला था इस बारे में। तो प्रेरणा जी, डॉक्टर प्रेरणा जी, सॉरी मैं ये आपका मिस कर गया, बहुत मेहनत से ये आपको मिला है। सो डॉक्टर प्रेरणा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला और हमने एक अच्छी चर्चा की। होपफुली हम लोगों का एक चर्चा से पर्सपेक्टिव नहीं बदल सकते, लेकिन एटलीस्ट लोगों में अवेयरनेस जानी चाहिए कि इस तरीके के मॉडल्स हैं। बाकी काम सरकारों का है, वो उसको देख करके पॉलिसी बनाएँ और ऑब्वियसली जब आगे चल के हमें पीने के पानी की दिक्कत होगी, तो फिर ज़बरदस्ती उनको पॉलिसी बनानी ही पड़ेगी, उसके बाद कोई चारा नहीं बचता है। तो पहले बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। आपका एक्चुअली अजय जी, धन्यवाद। आई गेस ये बिल्कुल। जी, जी, करीब बताइए। एक्चुअली अजय जी, आई गेस ये लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट्स अपनी ओर से अच्छी स्कीम्स चला रही हैं। अगर आप अभी G20 समिट की भी बात करें, तो G20 समिट का भी जो मेन एक तरीके से फ्रेज़ है, वो यही कहता है वसुधैव कुटुंबकम, व्हिच मीन्स you know the entire earth should be considered as one family which face one kind of challenges. So I guess उसके लिए ज़रूरत है हमें ये समझने की कि ये चीज़ें हम तक या आप तक सीमित नहीं रहेंगी। इसका एक बहुत ही बड़े लेवल पे सबको ही ये चीज़ें आज नहीं तो कल सबको सामना करना पड़ेगा। जैसे इसका सबसे सिंपल एग्जांपल कोविड है। कोविड जब शुरू में किसी एक देश में आया था तो बाकी देशों को लग रहा था हमें कुछ नहीं होगा, बट इवेंचुअली वो चीज़ सब तक आती है, हर कोई अफेक्ट होता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि मिल करके इसके विरुद्ध कुछ अच्छा काम करना है। डॉक्टर प्रेरणा जी, आप आईआईटी कानपुर से हमारे साथ जुड़े और आपने अपना जो अनुभव है आपका काम का, रिसर्च का इस फील्ड में, वो साझा किया। उसके लिए आपका मैं रिसर्चकॉम की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। Thank you, Ajay ji. Thank you so much for थैंक यू। inviting me. नमस्कार। It's an honor. जी। Yeah, thank you so much.